तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, और रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे स्पीड ज्यादा बढ़ेगी तो कोलिजन जो होगा वो फास्ट होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, जिसके कारण जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई। तो बेसिकली जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें, तो जैसे भी मान लो रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं टी टेम्परेचर पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, इस टाइप से एक इक्वेशन बन जाती है। बेसिकली आपके सिलेबस में या आपकी बुक में 2 टर्म्स तक, 3 टर्म तक इसको लिखा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा टी बीटा टी। यहाँ पर आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, कोई भी स्केल जो आप लेंगे यहाँ पर आर नोट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस या 0 डिग्री पे 0 केल्विन पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको आर नोट से लिखेंगे। अल्फा और बीटा ये क्या है, अल्फा बीटा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फा बीटा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है भाई। अब ज्यादा टेम्परेचर ना हो किसी भी कंडक्टर का, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है तो उस केस में इस इक्वेशन को हम 2 टर्म तक ही लिखते हैं। तो आर टी इज इक्वल टू लिखा जाएगा आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी, यहां तक लिखा जाएगा इस इक्वेशन को, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी। अब यहां से इस आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट यहाँ पर प्लस आर नोट एल्फा टी, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इस आर नोट को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू आर नोट एल्फा टी। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से इस आर नोट को अगर इसके नीचे लिखा जाए तो उधर बचेगा एल्फा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट। ठीक है भाई। इस आर नोट को इसके नीचे ले आएंगे तो उधर क्या बचेगा, अल्फा टी। अल्फा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी माइनस आर नोट बाय आर नोट। यहाँ से अल्फा की अगर हम वैल्यू निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोट बाय आर नोट इंटू टी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। तो यहाँ से ये जो अल्फा है ये क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की हम डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस था 0 डिग्री पे, वहां से इतना इंक्रीज हुआ तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। तो कोफिशिएंट को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, increase in resistance divide by original resistance into rise in temperature, ठीक है भाई। तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन और सेल्सियस। यहाँ पर
जो टेम्परेचर राइज होगा वो डिग्री सेल्सियस में भी आप ले सकते हैं और डिग्री और केल्विन में भी आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट is defined as the increase in resistance per unit original resistance per unit rise in temperature। ठीक है भाई। अब अल्फा की जो वैल्यू है वो मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अल्फा की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। वैसे ही नॉन मेटल या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अल्फा की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है भाई। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे भाई, कुछ एलॉय होती हैं जैसे कॉन्स्टेंटन, यूरेनियम, यूरेका, इस टाइप की कुछ एलॉय हैं, उनके लिए अल्फा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होती है। कुछ एलॉय है, एलॉय लाइक कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका एटसेट्रा, ये कुछ एलॉय हैं जिनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, वो क्या होती है? वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कंडक्टर या मेटल्स के कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू इस केस में क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है। इसी कारण इन एलॉयज की जो होती है, इन एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इनका यूज किया जाता है रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो एलॉयज हैं, यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, इनका अल्फा जो होता है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण इनका जो इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज किया जाता है, वो किस में किया जाता है? जो रेजिस्टेंस कॉइल है वो बनाने में किया जाता है। रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई। जो रेजिस्टेंस कॉइल है वो एलॉय कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन की क्यों बनी होती है? क्योंकि इनका अल्फा की जो वैल्यू है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है और इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए इनका यूज किया जाता है रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए। ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।